हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते बहुत ही खुश होंगे, जहाँ भी होंगे मुस्कुरा रहे होंगे। तो अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम देख रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम में बहुत कुछ टॉपिक हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। और उसको देखने के बाद आपको बाइनोमियल थ्योरम का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम देखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम में मल्टीनोमियल थ्योरम। ये सर मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है। बाइनोमियल में जब हम बात करते थे तो क्या बात बोलते थे कि दो टर्म का बात करते थे। बोलते थे ना कि x प्लस वाई, यही ना बोलते थे, दो टर्म। तो हम क्या बोलते थे, बाइनोमियल। ठीक है, आज हम क्या बात करेंगे, मल्टीनोमियल। ये सर मल्टीनोमियल क्या होता है, मतलब जब दो टर्म, जब दो से ज़्यादा, क्या दो से ज़्यादा, मान लो एक्स वाई और एक क्या हो गया यहाँ पे जेड हो गया, दो से ज़्यादा हो गया, तीन हो गया या चार हो गया या पाँच हो गया, मतलब दो से ज़्यादा जब यूज करते हैं, टर्म का यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, इफ यूज मोर देन two term is called multinomials theorem। ओके, इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह कोफिशिएंट हम लोग निकालते हैं। जब दो टर्म होता था तो उसका कोफिशिएंट हम लोग निकालना सीखे थे। अब हम देखेंगे कि जब दो से ज़्यादा टर्म होगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह उसका कोफिशिएंट हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, और नंबर ऑफ टर्म भी देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं हम लोग। ओके, तो मान लो जब आपका दो टर्म होता था x प्लस वाई, यही ना होता था, दो टर्म होता था की पावर n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता था सर, इसका जब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x और y अगर बोलता था तो हम लोग इसका जनरल टर्म लिखते थे। और जनरल टर्म क्या होता था, इसका जनरल टर्म होता था ना NCR, यही ना होता था। और फिर क्या होता था यहाँ पे x की पावर n माइनस आर और y की पावर क्या होता था, r होता था, यही होता था। और यहाँ पे क्या लग जाता था, आपका समेशन लग जाता था। और r की वैल्यू क्या होती थी, 0 से लेके n तक होती थी। और इस चीज़ के भी आप ध्यान देते थे कि ये सर ये वाला वैल्यू जो है हमेशा क्या होता था, नेचुरल नंबर होता था। ठीक है, ये भी क्या होता था, नेचुरल नंबर होता था, लेकिन इसमें एक जीरो भी इंक्लूड होता था, बट यहाँ पे जीरो नहीं होता था। और ये वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं होता था। ओके, तो बाइनोमियल में हम लोग देखे थे ये चीज़। ठीक है, इसी को जब, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, इसी को जब आप सिंप्लीफाई करके लिखते थे तो इसको क्या लिखते थे बताओ। इसको जो आप लिखते थे, इसका जनरल टर्म, जब दो टर्म का जनरल टर्म लिखते थे तो इस तरह लिखते थे। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखते थे, n फैक्टोरियल, n माइनस क्या, n माइनस आर का फैक्टोरियल, यही लिखते थे। उसके बाद क्या लिखते थे हम लोग, r का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x की पावर n माइनस आर और y की पावर r, यही होता था। ओके, आज हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में आज हम क्या करते हैं, इसको लिखने का थोड़ा तरीका हम लोग बदलते हैं। तरीका क्या बदलते हैं, किस लिए, मल्टीनोमियल के लिए। ओके, तो इसको थोड़ा इसी से हम लोग पहले सीखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको n माइनस आर और r लिखा हुआ है। आप एक काम करो, आप n माइनस आर को कुछ मान लो, आप n माइनस आर को r1 मान लो और r को क्या मान लो, r2 मान लो। ठीक है, जिस दिन हम ऐसा कर देंगे तो n माइनस आर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, r1 लिख देंगे, और इसके जगह क्या लिख देंगे, r2 लिख देंगे। और एक चीज़ और श्योर हो जाएंगे कि जब हम r1 प्लस r2 करेंगे, r1 प्लस r2 करेंगे तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, r कट जाएगा, कितना बचेगा, n। मतलब ये भी हम रखेंगे कि जिस दिन हम ये लिखेंगे, मतलब r1 और r2 का सम कितना होना चाहिए, ऊपर वाले के बराबर होना चाहिए, मतलब n के बराबर होना चाहिए। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर को क्या माने, r1 का फैक्टोरियल, और इसको क्या माने, r2 का फैक्टोरियल। और उसको क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर r1, y की पावर r2। तो ये भी हम जनरल टर्म ही लिखे हैं, इसी को तो सिंप्लीफाई करके लिखे हैं ना। लेकिन आज क्या लिखेंगे, दो टर्म का लिखे हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आपको, मतलब जब इसके बाद वाला टर्म लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा कि वो कहाँ से आया होगा। ओके, तो ये जब लिखा, उसके बाद अगर मैं बोलता कि तीन टर्म का लिखना, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, इसका मैं बोलता कि इसका जनरल टर्म आप बताओ, तो आप क्या बोलते कि सर यहाँ तो आज तीन टर्म है, x है, y है और z है। ओके, तो क्या करें, सेम वही कॉन्सेप्ट करो। जब यहाँ पे दो टर्म था तो हमने क्या किया, ऊपर वाला जो था ये यहाँ पे लिख दिया, जो इंडेक्स में था ऊपर यहाँ लिखा। उसके बाद x y था तो यहाँ पे दो r1 r2 लिया, इसको क्या माना मैंने, r1 माना, इसको क्या माना, r2 माना। ठीक है,
मैंने इसके करस्पॉन्डिंग मैंने वैल्यू लिया, तो इसका पावर में मैंने क्या रखा, R1 रखा, इसके पावर में क्या रखा, R2 रखा। सिमिलरली यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 टर्म है, मान लो ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग R1 ले लो, R2 ले लो और R3 ले लो, तो इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन क्या लिख सकते हैं, R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल। ओके ठीक है, और x की पावर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 हो जाएगा, y की पावर में क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और z की पावर में क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीनोमियल थ्योरम का बात कर रहा है। 3 टर्म का समझ में आया ना, तो 3 टर्म का जनरल टर्म हमने कैसे क्या लिखा, n फैक्टोरियल R1 R2 x1 की पावर R1, ठीक है, R1 y की पावर R2 और z की पावर R3। ठीक है, तो इस मल्टीनोमियल हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या जरूरत पड़ गया है। ठीक है, तो जब 2 टर्म का था तब तो हम लोग इस तरह निकाल लेते थे, लेकिन जब 3 टर्म का, 3 से ज़्यादा या n टर्म का होता था तब हमें प्रॉब्लम जा रही थी करना इस मेथड से, इसलिए हमने इसी को देख के ये वाला फॉर्मूला क्या किया, डिराइव किया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो मैंने बता चुका है आपको क्या होता है, यही ना मतलब होता है कि यहाँ पे x 2 आदमी है और n कुछ थिंग्स है, आइडेंटिकल थिंग्स है, मान लो n एप्पल है, और 2 व्यक्ति में क्या करना है, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम लोग किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप क्या बोलोगे, सर इसको n दे दो और इसको 1 भी मत दो, इसको n-1 दे दो, इसको 1 दे दो, ठीक है, इसको n-2 दे दो, इसको 2 दे दो, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। n एप्पल को 2 व्यक्ति में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यही क्या, ये जो लिखे हमने यहाँ पे क्या है, n एप्पल यहाँ पे है, और आज कितने व्यक्ति यहाँ पे है, 3 व्यक्ति हैं, 3 पर्सन है। ठीक है, और 3 पर्सन में n को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग किस तरह किए, इस तरह किए। सिमिलरली ठीक है, अगर n टर्म का होता तब हम लोग क्या करते हैं, n टर्म का होता, बहुत ही आसान टॉपिक है, n टर्म का जनरल टर्म लिखना रहता तब क्या लिखते हैं, मान लो अगर x1 है, x1 है, x2 है, x3 है, डॉट 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 xn होता। ठीक है, और इसके पावर में क्या होता है, n होता, और इसका क्या लिखना रहता है हमको, जनरल टर्म। तो हम लोग किस तरह लिखते हैं इसका जनरल टर्म। ठीक है, कितना थिंग्स है, आइडेंटिकल थिंग्स कितना दिया हुआ है, कितना एप्पल दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना यहाँ पे आज कितने पर्सन है, n पर्सन है। ठीक है, तो इसको मान लो, इसके करस्पॉन्डिंग R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो, डॉट 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 R1 मान लो। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे, R1 का फैक्टोरियल, ठीक है, R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल, डॉट 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 क्या लिखोगे, Rn का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 की पावर R1, x2 की पावर R2, डॉट 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 xn की पावर Rn। ये हो जाएगा ना, ये क्या हो गया आपको, जनरल टर्म हो गया। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, n के बराबर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये R1 R2 जो भी है, R1 R2 जो भी है, ठीक है ना, डॉट 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 Rn ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो इतना कंडीशन है मल्टीनोमियल थ्योरम में, जब हम क्या लिखेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो, इस पे क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा क्या है ये। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a की पावर q, b की पावर 2, c की पावर 5 इन द एक्सप्रेशन ये, मतलब इस एक्सप्रेशन में आपको क्या निकालना है, बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है, किसका, इसका। ठीक है, इसका क्या निकालना, बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालना है, जब ये आपका एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है। समझ में आ गया। देखो आज यहाँ पे देखो तो पहले क्या होता था, बाइनोमियल होता था, लेकिन देखो तो आज कितना टर्म है, 1 2 3 4 4 टर्म दिया हुआ है, और 4 टर्म में हमको क्या निकालना है, इसका कोफिशिएंट निकालना है। इसका पावर भी आपको दिख रहा होगा, 3 2 5 कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है आपको, मतलब टोटल उसके पास क्या है, 10 थिंग्स है, 4 में बांटना है। ठीक है, समझ में आ रही है। तो किस तरह हम लोग बांटेंगे, समझ में आ रही है बात। तो इसका सम कभी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता था, ठीक है ना, ये हमेशा 10 ही देगा आपको, जो उसका पावर होता है वही ये देता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 10 एप्पल है तो वो क्या कभी 11 बांट सकता है क्या, ए बी सी में 11 बांट सकता है क्या, नहीं बांट सकता है ना। यहाँ पे आपको डी नहीं लिखा हुआ, मतलब डी क्या हो रहा होगा, यहाँ पे 0 हो रहा होगा, डी की पावर क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, मतलब उसकी वैल्यू 1 हो रही होगी। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो
पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या क्वेश्चन है, a + 2b + c + 3d की पावर कितनी लिखी है, 10। पहला क्या काम करेंगे, इसका जनरल टर्म लिखेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग R1 मान लेंगे, इसका क्या मान लेंगे R2, इसका क्या मान लेंगे R3, इसका क्या मान लेंगे R4। ओके ठीक है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, 10 का फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे, R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल, R4 का फैक्टोरियल। ओके अब क्या होता है, ये जो R1 R2 होता है क्या होता है, इसके पावर में होता है, तो a की पावर R1, 2b की पावर R2, c की पावर R3 और d की पावर कितना हो जाएगा, 3d की पावर कितना हो जाएगा, R4। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, क्या होगा, 10 का फैक्टोरियल अपॉन R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल, R4 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 की पावर, इसको ये वाला क्या है, 2 की पावर R2, कांस्टेंट को बाहर निकाले थे, 2 की पावर R2 और एक कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, 3 की पावर R4। यहाँ पे क्या बचा, a की पावर R1, b की पावर R2, c की पावर R3, d की पावर R4। ठीक है, कोफिशिएंट है। ओके, तो आज किसका कोफिशिएंट चाहिए, जब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 3, R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 2, R3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 5 और R4 की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0। यही ना चाहिए, उसी दिन की बात कर रहा है ना, जब यहाँ पे ये सब वैल्यू आ जाती है तो क्या बोलते हैं कि सर इसका ना ये वाला क्या है सर, कोफिशिएंट है। तो आप क्या करोगे, R1 की वैल्यू आपको क्या है, क्या चाहिए आपको, 3, R2 की वैल्यू क्या चाहिए, दिया हुआ आपको 2 चाहिए, ठीक है ना, R3 और R3 की वैल्यू क्या चाहिए, 5 और R4 की वैल्यू क्या चाहिए, 0। यही चाहिए ना। तो जिस दिन आप इसको यहाँ पुट करोगे तो ये वाला वैल्यू आपको यहाँ भी पुट करना पड़ेगा ना, और उस दिन क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जब ये पुट किए कितना आ गया, A3, फिर क्या हो गया A2 और ये वाला क्या हो गया A5। ठीक है, और इधर जो आया वही आपका क्या हो गया, बाइनोमियल, सॉरी कोफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का फैक्टोरियल अपॉन R1 की वैल्यू क्या है, 3 का फैक्टोरियल, R2 की वैल्यू क्या है, 2 की फैक्टोरियल और R3 की वैल्यू क्या है, 5 की फैक्टोरियल और ये क्या है, 0 की फैक्टोरियल। ठीक है ना, 2 की पावर R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 और 3 की पावर 5। समझ में आया, तो ये आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। बात समझ में आ रही है ना आसान, बहुत ही आसान टॉपिक है ये मान के चलो कि अभी तक जितना भी पढ़े हो, सिर्फ नाम इसका डिफिकल्ट है, बाय मल्टीनोमियल्स। ओके, जब मल्टीनोमियल्स बच्चा सुनता है तो सोचता है कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन सबसे आसान है ये, नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला है, ये आपको एक्सपेंशन दिया हुआ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, y की पावर 5, z की पावर 4। मतलब आपको क्या निकालना, जब आपको यहाँ पे कितना दिया, 6 दिया हुआ है, जब आपको इस कितना 1 2 3 कितना व्यक्ति यहाँ पे 3 पर्सन है, उसमें जब 6 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उस दिन का वैल्यू निकालो जब x की वैल्यू क्या थी, 3 थी, y की वैल्यू क्या थी, 5 और z की वैल्यू क्या थी, 4 थी। समझ में आया। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको इसके करस्पॉन्डिंग R1, इसके R2, इसका R3। तो इसका जब हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या यहाँ पे 6 फैक्टोरियल अपॉन, बताया था ना मैंने, 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे, यहाँ पे R1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे R2 का फैक्टोरियल और यहाँ पे R3 का फैक्टोरियल, और ये क्या होगा, इसके पावर में हो जाएगा। तो कितना है, x y की पावर R1, फिर 3yz की पावर कितना हो जाएगा, R2 और 5zx की पावर कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, सॉरी R3, सॉरी। ठीक है, तो जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो तो क्या लिखोगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट को बाहर निकालोगे 6 की पावर कितना हो गया, R2 और 5 की पावर कितना हो गया, R3। ओके, यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे, और जब मैंने बताया था ना कि ये वाला जब हम लोग लिखते हैं पावर में, ये एक मस्ट कंडीशन क्या है, एक कंडीशन क्या है कि सर इसका जो सम होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमेशा किसके बराबर होता है, इसके सर
इंडेक्स के बराबर होता है, पावर के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो सर अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, x की पावर में क्या होनी चाहिए था सर 3, तो पहले x की जो भी है डिग्री है उसको ऐड कर दो। तो यहाँ पे x दिख रहा है और कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है। यहाँ पे x के पावर में कितना है r1, यहाँ पे x के पावर में क्या है r3, तो r1 प्लस r3 हो जाएगा। ओके, फिर y का पावर में क्या है, y देखो यहाँ पे y की पावर r1, यहाँ के y की पावर क्या है r2, मतलब कितनी हो जाएगी, क्या बोलोगे आप कि सर यहाँ पे r1 प्लस क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा सर। और z क्या है, z देखो z यहाँ पे क्या है r2 और यहाँ पे क्या है r3, तो r2 प्लस r3। ठीक है, आज हमें क्या चाहिए, आज हमें ये r1 प्लस r3 की जगह क्या चाहिए, r1 प्लस r3 की जगह आप क्या बोलोगे कि सर आज हमें r1 प्लस r3 की जगह हमें क्या चाहिए 3 चाहिए सर, और r1 प्लस r2 की जगह क्या चाहिए, आप क्या बोलोगे r1 प्लस r2 की जगह क्या चाहिए, y की पावर क्या चाहिए 5 चाहिए। ठीक है, और r2 प्लस r3 की जगह क्या चाहिए हमें 4 चाहिए। ठीक है सर, हमको तो इसी का वैल्यू चाहिए, यही वाला तो हमको चाहिए, यही तो हमारा आंसर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा आंसर है, यही तो हमारा कोफिशिएंट है। लेकिन कब, जब हमें r1 r2 और r3 की वैल्यू पता होगी तभी ना होगा। तो r1 प्लस r2 प्लस r1 r2 r3 की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से पता चलेगी सर, क्योंकि एक इक्वेशन ये दिया हुआ है और यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है। ओके, तो r1 प्लस r3 की वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे, r1 प्लस r3 की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 यहाँ पुट करोगे तो r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ कितना है, यहाँ पे r1 प्लस r3 की वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 अगर पुट करोगे, समझ में आ रही है इधर, तो 3 उधर गया तो कितना हो गया 6 माइनस 3 कितना हो गया 3। बात समझ में आ रही है। r1 प्लस r2 की वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो कितना 5, तो r3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी सर। सिमिलरली r2 प्लस r3 की वैल्यू कितनी दी, r2 प्लस r3 की वैल्यू कितनी दी 4, तो r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। समझ में आया। तो आज आपको r1 r2 r3 की वैल्यू पता चल चुकी है क्या, आप यहाँ पुट कर दोगे और जैसे ही यहाँ पुट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो आपका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, आंसर आपका क्या होगा, क्या बोलोगे 6 फैक्टोरियल अपॉन r1 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर क्या 1 फैक्टोरियल और क्या है 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर r2 बोले तो 3 और 5 की पावर कितना हो जाएगा r3 बोले तो कितना 1। सॉल्व कर लो, 6 का फैक्टोरियल कितना होता है 120, और यहाँ 2 का फैक्टोरियल 2 1, और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल 6, यही ना होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 27, और ये क्या हो गया 5। तो इसको आप सॉल्व करना जानते हो, इसको किस तरह सॉल्व करोगे, इसको लिख सकते हो आप कितना 60, फिर इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दो कितना 10। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाइड कर दोगे, जो आपका होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, 1350, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया। तो क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जिसका मतलब कोफिशिएंट चाहिए क्या करते हैं, पहले उसको सेपरेट करते हैं x y z को, बाकी कांस्टेंट टर्म को अलग करते हैं और उसकी वैल्यू निकाल के क्या करते हैं हम लोग पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है उसका कोफिशिएंट आसानी से निकल कर आ जाता है। ओके, नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन, इसमें बोला है, इसमें आपको क्या बोला x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताओ आप लोग। ओके, मतलब टोटल कोफिशिएंट की बात कर रही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाइनोमियल से भी देखे थे। किस तरह हम लोग बाइनोमियल से देखे थे, बाइनोमियल से देखे थे सर, इसको आप एक टर्म मानते थे और इसको क्या मानते थे 2 टर्म मानते थे, और जिस तरह हम लोग 2 टर्म को खोलते थे इसी तरह इसको भी हम लोग खोल के फिर इसको फर्दर खोल के हम लोग क्या करते थे बनाते थे, इसी तरह बनाते थे ना। लेकिन सर आज क्या, हम तो इसको मल्टीनोमियल थ्योरम से बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम से किस तरह बनेगा, और भी आसान हो जाएगा। तो वही मेथड लगाएंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे r1 का मान लेंगे, इसको r2 और इसके r3 के करस्पॉन्डिंग में मान लेंगे। तो इसका जनरल टर्म हम लोग क्या लिखेंगे, क्या बोलोगे सर 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे r1 का फैक्टोरियल, r2 का फैक्टोरियल, r3 का फैक्टोरियल, यही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 की पावर क्या लिखेंगे r1 लिखेंगे, माइनस 3x की पावर क्या लिखेंगे हम लोग r2 लिखेंगे, और 2x क्यूब की पावर क्या लिखेंगे हम लोग r3 लिखेंगे।
ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, x को सेपरेट करते हैं, पता है वही नियम करेंगे, यहाँ पे भी रूल लगाएंगे। 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल। ठीक है, 1 की पावर R1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हटा ही दो। यहाँ पे क्या होगा, -3 की पावर R2, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर R3। ओके, और x की पावर में क्या आ जाएगी, R2 प्लस ये वाला 3 R3। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो इस तरह करेंगे हम लोग। आज हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सेम मेथड। आज हमको बस सर R1, R2 और R3 का वैल्यू आप कहीं से बता दो, अपना काम हो जाएगा। तो सर ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या है, R1, R2, R3 के बारे में तुम क्या जानते हो, पहला चीज़ ये जानते हो कि सर R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सर बताओ क्या होनी चाहिए। आप क्या बोलोगे सर, 10 होनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है सर, ये तो पता चल गया। उसके बाद क्या होना चाहिए कि सर R2 प्लस 3 R3 की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। यही ना, अभी हम देखें अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास वेरिएबल कितना है, 3 है, 3 वेरिएबल है ना, और इक्वेशन आपको कितना दिया हुआ, एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा देंगे। हिट एंड ट्रायल लगाने के बाद काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग किस तरह बनाते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी सोचना, बस एक बार प्रॉब्लम जाएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। ठीक है, R2 और यहाँ क्या मान लिया R3 और यहाँ क्या मान लिए R1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। एक काम करो, एक बार R2 के वैल्यू 0 पुट करो, मेरे साथ पुट करना। R2 के वैल्यू 0 पुट किए तो 0 इधर गया, तो 7 माइनस 0 7, 7/3 क्या हो जाएगा, R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/3। क्या 7/3 का भी वैल्यू हो सकती है क्या, फ्रैक्शन में हो सकती है क्या, ये वाला कहीं फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, नहीं होगा ना, तो 0 हम लोग लेंगे, नहीं लेंगे, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, 1 देखेंगे। तो 1 जिस दिन आप लोग R2 की वैल्यू 1 लोगे तो ये 1 इधर गया तो कितना हो गया 6, और 3 डिवाइड हो गया तो कितना हो गया 2। तो जिस दिन R2 की वैल्यू 2 थी, R3 की वैल्यू R2 की वैल्यू 1 थी, R3 की वैल्यू 2 थी, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पुट कर लो। तीनों का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो ये कितना हो गया 2 और 1 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आया। या और क्या हो सकता है सर, और देखते हैं। 1 पुट कर दिए थे R2 के वैल्यू, अब क्या 2 पुट करके देखो, जब 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5/3, और 5/3 होना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर 3 पुट करके देखो, जिस दिन आप यहाँ 3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, फिर क्या बनेगा 4/3, वो भी नहीं होगा। ओके, फिर उसके बाद क्या सोचोगे आप कि सर आप एक बार 4 पुट करके देखो, तो जब R2 की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 इधर गया तो कितना हो गया 3, 3/3 कितना हो गया 1। ओके, फिर 5 पुट किए, तो जब आपने 5 पुट किया होगा तो कितना बना होगा इधर 2, 2/3 नहीं हो सकता। फिर 6 पुट किया होगा, 6 जिस दिन आपने पुट किया होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर 1/3 नहीं होगा। फिर क्या पुट करोगे आप 7 पुट करोगे, तो 7 माइनस 7 कितना हो गया 0, यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या पुट किए 7, और यहाँ पे R3 की वैल्यू क्या हो गया 0, तो ये वैल्यू कितना हो गया 3, और यहाँ 4 और 1 कितना हो गया 5, तो ये कितना हो गया 5। ठीक है, अब सर इसका आगे का वैल्यू भी ले सकते हैं क्या, सोचो अगर आप 8 ले लोगे R की वैल्यू, R2 की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा -1, और कभी ये -1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या होगा हमारा, ये 3 वैल्यू के लिए क्या होगा हमारा, ये हमेशा क्या दे रहा होगा, x की पावर क्या दे रहा होगा 7 दे रहा होगा। बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। अब हमें आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, हमारा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, तो आप क्या बोलोगे सर R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7, तो आप यहाँ क्या लिखोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या होना चाहिए 7 1 2, मतलब 7 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए R2 R3 चाहिए, तो -3 की पावर क्या होनी चाहिए R2, तो -3 की पावर क्या हो गया R2 बोले तो कितना 1, और यहाँ पे कितना है 2 की पावर R3, तो 2 की पावर R3 बोले तो 2, या ठीक है। अभी x की पावर का 7 का कोफिशिएंट है, या कब दे सकता है, या सर जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तब देगा। तो क्या है 5 4 1, तो क्या लिखेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन, और यहाँ पे
1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कितना है, -3 की पावर 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, -3 की पावर R3 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। या क्या हो सकता है सर, या कब देगा, या 10 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया यहाँ पे 370, तो 3 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, और 0 की फैक्टोरियल क्या होती है 1 होती है, और यहाँ क्या हो जाएगा -3 की पावर 7 और 2 की पावर 0। तो ये सब क्या है, ये सब जितना भी टर्म आया है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जितना भी टर्म आएगा वो क्या आएगा, x की पावर 7 का क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा। ओके, समझ में आ गया ना, ये टॉपिक काफ़ी आसान था। इससे रिलेटेड और भी जितना भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आप उससे बना सकते हो। एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, फिर आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, मतलब जब आप इसको एक्सपेंशन करोगे तो उसके सभी कोफिशिएंट का क्या पूछ रहा है आपसे, सम पूछ रहा है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या दे दिया, विच कंटेन एक्स बट नॉट वाई, मतलब जो कोफिशिएंट होना चाहिए, टर्म तो बहुत खुलेगा, इसमें जो टर्म खुल रहा होगा क्या, एक्स वाई जेड खुल रहा होगा, एक्स इंटू वाई खुल रहा होगा, वाई इंटू जेड खुल रहा होगा, जेड इंटू डब्ल्यू खुल रहा होगा, बहुत सारा टर्म खुल रहा होगा, लेकिन हमको सिर्फ वही टर्म चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, क्या, जिसमें सिर्फ एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ, और कोफिशिएंट हमेशा कोफिशिएंट का सम निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जितना भी वेरिएबल होता था उसकी वैल्यू क्या पुट करते थे हम लोग 1, ये ऑलरेडी हमने बता चुका है, ठीक है, पिछले क्लास में। तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट विच नॉट कंटेन x, नॉट कंटेन y, मतलब हमको क्या करना है, सभी कोफिशिएंट का सम निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसमें y वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो y वाला टर्म नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या सर, सबका वैल्यू क्या करेंगे, हमको सबका कोफिशिएंट सब निकालना है, x y z का निकालना, लेकिन y क्या, y नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो y नहीं होना चाहिए, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, वो z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, w की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, लेकिन y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमें y तो चाहिए नहीं। समझ में आ रहा, तो यहाँ पे जब पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 की पावर कितना है 6, ठीक है, तो कितना हो गया 3 की पावर 6, ठीक है। ये कौन सा टर्म आया, ये किसका सम आया, ये किस कोफिशिएंट का सम आया है, तो आप क्या बोलोगे, सर जिसमें y नहीं था, ठीक है, लेकिन आपसे वो भी क्वेश्चन बोला है, उसमें क्या बोला है कि जिसमें सिर्फ x होना चाहिए, बोला विच कंटेन x नॉट y। ये टर्म क्या है, ये वो टर्म आया जिसमें x था, ये गारंटी तुम ले लिए कि सर इसमें इतना जो टर्म आया 3 की पावर से, इसमें x तो पक्का हो रहा होगा सर, ठीक है। अब सर हम देखते हैं कि y और z किस में आता है, क्योंकक्योंकि हमको सिर्फ x वाला चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, दूसरा बार क्या करोगे, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट विच कंटेन ओनली y एंड क्या, y एंड z, मतलब हमको क्या निकालना है कि हमको आज और किस कोफिशिएंट का सम निकालना है जिसमें ओनली क्या होना चाहिए, y और z होना चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे, हमें x और y नहीं होना चाहिए, तो y और z की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग 1, और x और y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, और यही ना हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर 6, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने पुट की, सॉरी z और w की वैल्यू पुट की, तो क्या हो जाएगा 6 मतलब 2 की पावर 6। तो ये टर्म कौन है जिसमें क्या है, ओनली y और z है, और ये टर्म कौन है जिसमें x भी है, इसमें ये वाला क्या है, इसमें x भी हो रहा होगा, y भी हो रहा होगा, z भी हो रहा होगा, और इसमें क्या हो रहा होगा, सिर्फ इसमें क्या हो रहा होगा, सिर्फ y और सॉरी इसमें क्या हो रहा है, x भी हो रहा होगा, ठीक है ना, w भी हो रहा होगा, और क्या हो रहा होगा, z भी हो रहा होगा, और इसमें क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा बता, 2 की पावर 6 में कौन कौन टर्म आ रहा होगा मेरा, क्या आ रहा होगा, सिर्फ क्या बोलोगे सर, इसमें x और y तो 0 पुट कर दिए, मतलब सिर्फ y और z आ रहा होगा। तो आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा जो आपको चाहिए, आपको तो बस वो टर्म चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, ओनली x होना चाहिए। तो ओनली x के लिए क्या करेंगे,
3 की पावर 6 में से किसको माइनस कर देंगे, 2 की पावर 6 को माइनस कर देंगे। तो ये जितना भी सॉल्व करने के बाद जो भी टर्म आएगा वही क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ x। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा हम लोगों को, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले y को रिप्लेस किया, फिर क्या किया हमने, x और y दोनों को रिप्लेस कर दिया, y और z का वैल्यू निकाल लिया, उसका कोफिशिएंट क्या था और उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके, नोट डाउन कर लो। इसी में एक अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। उसमें क्या होता है, हमको क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना पड़ता है, मतलब नंबर ऑफ टर्म इन मल्टीनोमियल्स थ्योरम। ठीक है, तो मल्टीनोमियल्स थ्योरम बोलना सही नहीं है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो जब क्या हो, व्हेन डिफरेंट वेरिएबल, क्या हो, डिफरेंट, तो सर जब डिफरेंट वेरिएबल होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा। ओके, तो मान लो कभी अगर दिया हो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, n दिया हुआ, और यहाँ पे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको निकालना है। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म, नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है सर, देखो यहाँ पे क्या है, आज क्या है, यहाँ पे टोटल कितना, आइडेंटिकल थिंग्स एप्पल कितना है, टोटल कितना दिया हुआ, n दिया हुआ है, और कितने पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या बोलोगे, 1 2 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए कितना तरीके से तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, इसको बेगर्स मेथड भी बोलते हैं, जो हम लोग आगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका, n फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म क्या होता है, n प्लस r। ठीक है ना, टोटल कितना है यहाँ पे, 1 2 3 है यहाँ पे, तो r की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो n प्लस r माइनस क्या होता है यहाँ पे 1। ठीक है ना, जितना होता है उसमें एक माइनस कर देते हैं, और नीचे में भी क्या होता है, r माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाता है, r माइनस 1। ठीक है, तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म निकालने का। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा क्या हो गया, जनरल फार्मूला हो गया ये वाला, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, मान लो कभी दिया हो x प्लस 3y प्लस w की पावर 20, और आपसे क्या पूछ दिया कि बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म कितना होगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्या बोलोगे सर, n की वैल्यू कितना है 20, r कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 2 3 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3, फिर क्या करते हैं इसमें -1, और यहाँ क्या करते हैं 3 माइनस 1, तो कितना हो गया, 20 प्लस 3 कितना हो गया, ठीक है ना, 22 हो गया, तो 22c2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 22 इंटू 21/2, ये वाला मल्टीप्लाइड होगा कितना बार में, 11, तो इसको जब मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना होगा, 132। ठीक है, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो टोटल डिफरेंट टर्म आपके पास कितना आएगा, 231 आ रहा होगा। बात समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ये भी काफ़ी आसान टॉपिक है। मान लो रहता डिफरेंट टर्म रहता, मान लो x1 प्लस x2 प्लस 3x3, ठीक है, -5x4, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता, मान लो 40 रहता। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, तो आप क्या करोगे, सिमिलरली कुछ नहीं सर, आप क्या करेंगे, टोटल n की वैल्यू कितना है 40, और टोटल कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1 2 3 4, सभी अलग अलग वेरिएबल रहा होगा। ठीक है ना, x1 अलग है, x2 अलग है, x3 अलग है, x4 अलग है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे +4 -1 c 4 -1 4 -1, कितना हो जाएगा यहाँ पे 43, तो 43c कितना हो जाएगा 3। समझ में आई बात। तो इतने तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो जितना आएगा वही क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या सीखे, आपने कोफिशिएंट निकालना सीख गया मल्टीनोमियल थ्योरम का। मल्टीनोमियल थ्योरम में जब डिफरेंट वेरिएबल दिया होता है तब क्या टोटल नंबर निकालना सीख चुका है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन जब बनाओगे तो इजीली हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लो।